उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, ये कई सालों की ट्रेनिंग है जो दुनिया ने देखी है, तो उसमें चीन की मदद थी बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये है चीन खुद हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा क्योंकि चीन हिंदुस्तान को अपने लेवल का समझता नहीं कि प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है। पाकिस्तान हैज बिकम यूजफुल फॉर द सिंपल रीजन जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वहाँ की जो लड़ाई है वो कोई खत्म होने वाली नहीं है, उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। इसमें जीता कौन? देखिए वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। सिर्फ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे, मैं कहूंगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है, मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था। तो दोनों तरफ यानी जहां भारत को ज्यादा चुभता है वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ करते हैं, उनके उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ लंच कराते हैं जो हमारे यहाँ पहलगाम के लिए जिम्मेदार है, ये जो हम समझते हैं दरअसल पहलगाम के लिए जिम्मेदार। मोदी ट्रंप की बयानबाजी इतना डर गए हैं कि आसियान समिट में दिवाली का बहाना बनाकर वर्चुअल हो गए, या ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है? दुनिया घूमने वाले मोदी जी अब हाइड एंड सी क्यों खेल रहे हैं? जब एक्स पर ट्रंप की तारीफ करने में कोई हिचक नहीं है तो मिलने से क्या दिक्कत है? उधर विपक्ष चिल्ला रहा है बच के रहना रे बाबा। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली इमेज बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे? आज हम पीएम मोदी की आसियान समिट से फिजिकल दूरी का राज जानेंगे। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने बता दिया है कि पीएम मोदी ने फोन पर दिवाली सेलिब्रेशंस का हवाला दिया, लेकिन सवाल यह है कि कारण सिर्फ दिवाली है या ट्रंप का डर? तो बहुत सारे हैं आपसे बात करने के लिए, वक्त तो जाहिर है सीमित ही होगा। मैं 2-3 मुद्दों पर जो चर्चा करना चाहती हूँ आपसे वो ये कि अभी हाल ही में जो कुछ ही महीने पहले जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कश्मीर में जो हमला हुआ पहलगाम का, जिसमें बर्बर तरीके से भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो एक मुद्दा होगा जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। दूसरी बड़ी बात जो कोई नाम नहीं लेना चाहता इस पूरे फसाने में, जिसका कभी जिक्र नहीं होता, वो है चीन के प्रति भारत का जो रवैया है कि दोस्त हैं हम दुश्मन हैं। इधर देखिए हमारे पूरे गांव पे कब्जा कर लेता है चीन और फिर प्रधानमंत्री जी जाके चीन में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात और ताज़ा जो तमाम बयान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए वरना मैं नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा। मैं सबसे पहले आखिरी मुद्दे से शुरुआत करना चाहती हूँ कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कहना चाहते हैं और क्यों कहते हैं इस बात को कि ये जो संधि हुई, सीज फायर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, ये मैंने कराई। क्या उनका हित क्या है उसमें, इंटरेस्ट क्या है उनका? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहली बात यह है हमें ये समझना है कि जो उनकी सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप की एज प्रेसिडेंट, तो उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी वो ये है कि वो चाहते हैं कि दुनिया उसको समझे और उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो समझे कि वो एक पीस टाइम प्रेसिडेंट है। वो अपने आप को वॉर टाइम प्रेसिडेंट नहीं बताते, वो पीस टाइम प्रेसिडेंट बताते हैं। ये उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ रुकवा दी हैं। अब जहाँ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, बाकी जो लड़ाइयों की वो बात करते हैं वो एक तरफ है और ये एक तरफ है, क्योंकि यहाँ दोनों जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वो बात एक अलग उसमें आ जाती है सारी की सारी। तो अभी उनका ये कहना है कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। अगर आप उनके नज़रिए से बात देखें तो हुआ क्या था कि 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, 6 मई और 7 मई जी 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, एयर वॉर शुरू हुई। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई जो कि इंडियन एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन में, उन्होंने प्रेस रिलीज ये भेजी कि 8 मई को सुबह ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, ही गॉट इन टच विद मार्को रूबियो अमेरिका में, उनको बताने के लिए कि देखिए साहब यहाँ हो रहा है। अब जब आप किसी को कुछ बात बताएंगे तो आप चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो दूसरी साइड से भी बात करे और रुकवाए,
क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो 8 तारीख की सुबह को ये प्रेस रिलीज आ गई। इसका मतलब है मार्को रूबियो जो है वो दोनों तरफ से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी हिंदुस्तान पाकिस्तान से। उसके बाद आप नोट करिएगा 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों जो मुल्क है वो परमानेंट सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और होगी। उसके इमीडिएटली बाद मार्को रूबियो का आया कि वो दोनों राजी हो गए हैं और ये भी राजी हो गए हैं कि किसी अलग तीसरी जगह पे ये आगे की बातचीत करेंगे। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर होगा और एंड में इंडिया ने बोला। हमारा ये कहना है कि उन्होंने, जो उनका डीजीएमओ है, ही गॉट इन टच विद अस और उसके बाद हमने किया है। पर सवाल ये है कि आप तो पहले से आधे घंटे में ही तैयार हो गए थे सीज फायर के लिए। तो फिर अब क्या बात हो रही है? तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। हिंदुस्तान, हाँ जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है। और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। हम खुल के, वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया। एयर वॉर की बात नहीं करते। देखिए, जहां तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं। और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने 16 सितंबर को उनके जनरल खालिद हैं, जो एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी हैं वो एडवाइज़र नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफाल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, पर हम वो कह नहीं रहे। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि भारत में जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो इस बात को दरअसल समझते हैं, लेकिन तथाकथित तथ्यों को पीछे रखे तथाकथित राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पे सच नहीं बोलते? क्या आपके जैसे लोगों को फिर एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उस दौर में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, सिर्फ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे। मैं कहूंगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए, अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है। मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था, और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता है, फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। मैंने ये सब्जेक्ट 48 ईयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है,
एंड आई वांट माय आर्म्ड फोर्सेस टू बी स्ट्रांग, आई वांट माय गवर्नमेंट टू बी अपराइट। मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है, आप अपना विजन तो दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए, हमारे यहाँ भी बोला गया है, ये मैं आपको एक छोटा सा फ़र्क आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को, उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज़ होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया है, जो बाकी जो उन्होंने काम किया, वो तो ये है ना कि आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की। और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयरफोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। एक फौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार हाँ, के तौर पे भी। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फौजें हैं वो मजबूत हों। नहीं, ये तो कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेज में नौकरी करी है, तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माई कंट्री। या तो अब मुझे ये बताइए कि क्या इससे ये भी एक चीज़ एक्सपोज हो गई है कि खासकर हमारी एयरफोर्स, उसमें कमियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमें झटका मिला है और उसके बाद फिर हम उस कमियों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई 3 चीज़ें आप बताइए जो भारत की सरकार सुनना नहीं चाहती, जो हमें एयरफोर्स में करना चाहिए। देखिए, एयरफोर्स को मालूम है, एयरफोर्स से कुछ आला अफसर, रिटायर्ड अफसर मेरे से बात भी कर चुके हैं। ठीक है, जब बालाकोट हुआ था 2019 में, तो एक बड़ी कमजोरी जो देखी गई थी इंडियन एयरफोर्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें जैमिंग कर देते हैं कम्युनिकेशंस की दूसरे एनिमी के। तो वो एक कमी थी, उन्होंने बेहतर इसका प्रदर्शन किया था, तो वो कमी आज भी दिखी है। तो पहली समझती है एयरफोर्स। हाँ, एयरफोर्स के सब ऑफिसर समझते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है और मुझे कोई शक नहीं है एयर चीफ ने भी शायद राय दी हो प्रधानमंत्री को या जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कि शायद हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट्स डाल दिए थे। देखिए, एयर जब वॉर होती है, आपको कुछ भी बोलते रहे कि हमने फ्री हैंड दिया, पर जैसा लगता है वो इतना फ्री था नहीं। उतना फ्री, बल्कि ये तो हाँ। कहा भी गया है, तो बाकायदा अफसर ने बोला कि हमें फ्री हैंड हाँ, नहीं दिया वो गया। जैसे वो हमारे जी। नेवल एडवाइजर हैं, तो इंडोनेशिया बताया में गया उन्होंने कि कहा वो कि ही हाँ। हैज बीन मिसकोटेड। हम्म। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज वन थिंग। दूसरा ये है कि अब जो एयर की लड़ाई है, जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयरफोर्स की, वो होगी जिसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब आप कितनी दूरी से मार कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लेम करते हैं हमने 143 किलोमीटर पे जाके मार करी है, उसकी अहमियत है। तीसरी चीज स्पेस की अहमियत है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास विजिबिलिटी थी, उनको मालूम था, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मालूम थे, वो आइडेंटिफाई कर पाए क्राफ्ट को। कहने का मतलब ये एयरफोर्स सब बातें समझती है। वी आर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसको शायद लिमिटेशंस में काम करना तो पड़ा है। पहलगाम हमला पाकिस्तान के जरिए करके हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे नागरिकों की जान ली, उसके बाद हमने ऑपरेशन से दूर किया और उसका भी तथाकथित तौर पे फायदा पाकिस्तान को ही हुआ कि इतनी बड़ी डील अब उसे सऊदी अरब से मिल गई है। अगर ये जंग के नतीजे या जंग का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि एक तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, वो अगर भारत के पक्ष में जाता है, तो क्या ये मुमकिन था कि ये पाकिस्तान सऊदी जो डील हुई, क्या ये भारत सऊदी डील होती? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी और पहलगाम हो गया था कि इंडिया करेगा कुछ कि नहीं करेगा, मैंने एक वीडियो किया था, सोलो वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने कारण दिए थे कि इंडिया एयर वॉर नहीं करेगा। जो अब ट्रोल मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैंने उसको समझाया था ये क्यों नहीं करेगा, पर हमने की। कहने हमने क्यों की, क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक जगह बयान दिया है कि जो ऑपरेशन का नाम भी था वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो जैसे कि हमने देखा बालाकोट में भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि वो क्लाउड से तो हमें फायदा हो गया। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑपरेशनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है,
तो एक अलग मसला हो जाता और इमोशन जिस तरह से घुसाए जाते हैं, नाम जिस तरह से रखा गया, बाकायदा सिंदूर का वो लगाकर, वो भी अपने आप में नहीं, एक तरह से वो एक, तो एक वो महिलाओं को इस्तेमाल करने की भी नहीं, कोशिश वो की गई। देखिए, वो आपको ज्यादा समझ होगी उन बातों की। मैं तो ये बताना चाहूंगा सिर्फ कि अब ये क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया था सिंदूर, क्योंकि कोई एयरफोर्स या आर्मी वाला ऐसा नाम नहीं देता। नहीं देता। क्या नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सीधा सा, 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि ये फायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो किया है, और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। आप समझ रही हैं आप बात को, कि ये कोई, देखिए, जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है इन बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है। अब ये थोड़ा सा डिरेल हुआ, मैं पाकिस्तान पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये बात हो गई, अच्छा रहा। मैं वापस आना चाहती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रधानमंत्री के साथ मसला क्या है? क्या उनको कोई आपसी मनमुटाव है, कोई आपसी समस्या है? एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन, तब नरेंद्र मोदी जी वहाँ थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे और चाहते थे कि वो भारतीय मूल के लोगों से पिछली बार की तरह अपील करें कि अब जी। की बार ट्रंप सरकार फिर से। लेकिन उस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी ने, ट्रंप हार गए थे। तो मोदी जी को ये मैसेज दिया गया कि भाई ये हार रहे हैं फिर से ट्रंप, तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। और तब से उनके दिल में एक फांस चुभ गई है और नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पर्सनल दुश्मनी है। देखिए, वो उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता, पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को। वो बात ये है, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि मेरी पहली फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इस टर्म में इज टू बी अ पीस टाइम प्रेसिडेंट, जिसका श्रेय पाकिस्तान तो दे रहा है कि आपने सीज फायर करवाया, हिंदुस्तान ने नहीं दिया। जबकि ये क्लियर है कि डोवल साहब ने बात करी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, आप मुझे ये बताइए, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, बहुत अच्छी जगह लोकेशन में है, उस समय दुनिया में जब चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। हमने क्या किया? हमने ये किया, 20 जनवरी को इसी साल इनॉग्रेशन हुई डोनाल्ड ट्रंप की, बिना समझे हुए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी सेकेंड टर्म में। 13 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में थे और हमने वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन कर दी, जिसपे हमने ये कह दिया अमेरिका को कि हम आपको, आपका जो अभी हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड है विच स्टैंड्स एट $139 बिलियन, हम 5 साल में इसको $500 बिलियन कर देंगे, और हम आपसे ग्रीन टेक्नोलॉजी लेंगे, बिग टेक्नोलॉजी लेंगे, एनर्जी लेंगे, डिफेंस लेंगे। जब आपने सब कुछ दे ही दिया पहले, बिना फॉरेन पॉलिसी समझे हुए, तो उस, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो तो आप उनकी जेब में बैठी गए जाके। तो फिर भी क्यों इतना ज्यादा उन्हें समस्या है भारत के प्रधानमंत्री मैं से? वही आपसे वो कह रहा हूं बार ना। बार चुभो के ये बात कहते हैं, यानी करीब करीब 2.5 दर्जन बाद, ये अंदाजा है कि करीब 30 से ज्यादा बार वो ये कह चुके हैं कि ये जो समझौता है मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया। इसके बाद बाकायदा आप देखिए उनके बयान, किस तरह से भारत को एक फेल्ड कंट्री कह रहे हैं वो। तीसरी बात यह है कि न सिर्फ कि भारत के बारे में कमेंट कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिन देशों में टैरिफ लगाया गया है उनमें भारत शामिल है, और जिनमें कम लगाया गया है उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो दोनों तरफ, यानी जहां भारत को ज्यादा चुभता है वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ करते हैं, उनके उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ लंच कराते हैं जो हमारे यहाँ पहलगाम के लिए जिम्मेदार है, ये जो हम समझते हैं दरअसल कि पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। तो हर तरह से मैं कहूंगी, जिससे रबिंग इन द रॉन्ग प्लेस जिसको बोलते हैं, हमेशा वो करने की कोशिश करें। तो ये पर्सनल दुश्मनी वाली बात, आप ये क्लैश देख रहे हैं दो नेताओं का। See, there are two things here. First of all, he is not a regular politician, Donald Trump, and he has an ego, and he's made it very clear that this is my priority, and you're denying him that priority. He's not happy about that. Then, as far as you are concerned, he actually has nothing to gain from you, because whatever there was, you already told him that please take it. तो फिर अब क्या मसला है? तो अभी मसला बहुत साफ है कि प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है। पाकिस्तान हैज बिकम यूजफुल फॉर द सिंपल रीजन, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वहाँ की जो लड़ाई है वो कोई ख़त्म होने वाली नहीं है, उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा। पाकिस्तान एडवाइस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात बहुत पेचीदी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स दैट द पाकिस्तानीज आर गिविंग। ये मिनरल की बात भी है कि, तो आप ये कह रहे हैं इससे ज्यादा पेचीदा है ये। द की इशू इज दैट पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है। देखिए, मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग। वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट and we created Bangladesh,
सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन गिवन अ एडिशनल टास्क। एडिशनल रोल क्या है? टू बी अ स्पेशल ऑनवॉय। अब तो आप फिर नहीं जा रहे हैं भाई, वहां पर ट्रंप को आमंत्रित कर दिया गया। बिल्कुल हमको पिछली बार भी जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने करने से थोड़ा बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो उनका सामना नहीं करना चाहते हैं और मेरा मानना है कि दरअसल ये उनकी कमजोरी का प्रमाण है, ये उनकी मजबूती का प्रमाण नहीं है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, जैसा कि आपने बताया है कि जो ये कुआलालंपुर मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर के बीच में जो ये हो रहा है, समिट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी जगह पे वहां पे जयशंकर जो विदेश मंत्री उनको भेज दिया है और ये जानकारी मिली कि दरअसल वो वर्चुअली वहां के नेताओं से उस समिट में वो हिस्सा लेंगे। उसके पहले जैसा कि आपने बताया कि गाजा की समिट जब हो रही थी तो वहां भी मिस्र में शर्म अल शेख में जो 13 अक्टूबर 2025 को हुई थी, वहां भी प्रधानमंत्री नहीं गए थे और अपनी जगह उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजने का फैसला किया था। जब तक तकरीबन 20 बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष वहां पे मौजूद थे। उसी तरीके से उसके पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में भी जहां प्रधानमंत्री के जाने की उम्मीद थी, सितंबर 2025 को वहां भी वो नहीं गए थे। और तब इन तीनों घटनाओं अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का सामना करने से बचना चाहते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि वो खुद जो उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते हैं जिन परिस्थितियों की वजह से उनकी किरकिरी हो या भारत की किरकिरी हो, क्योंकि सारी दुनिया ने वो तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इसमें किस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की को अपमानित करने की कोशिश की है और वो उस तस्वीर ने पूरी दुनिया के तमाम जो हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स उनको हिला के रख दिया है। क्योंकि किसी के आ रहा है कि ट्रंप उनके साथ किस तरीके का बर्ताव कर सकते हैं। जेलेंस्की भले ही एक छोटे देश के राष्ट्रपति हैं और भले ही वो पहले एक तरीके से कॉमेडियन थे, लेकिन एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ इस तरीके से टीवी कैमरे के सामने बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं था। लेकिन ट्रंप ने वो तस्वीर दुनिया ने देखी और लोगों के मन में ये एक डर व्याप्त हो गया कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी भी किसी भी वक्त उनको बेइज्जत कर सकते हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं और उनको अपनी औकात बताने की कोशिश कर सकते हैं। शायद ये एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बचते रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब से सीज फायर हुआ है तब से राष्ट्रपति ट्रंप कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो भारत को ह्यूमिलिएट करने की या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर। लगातार 40 बार से ज्यादा वो ये कह चुके हैं कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसके सबसे बड़े कारण वो है। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले दिनों बातचीत की टेलीफोन के ऊपर और बातचीत करने के बाद उन्होंने पब्लिक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको यह वायदा किया है कि रूस से जो तेल भारत खरीदता है अब उसको खरीदने को बंद कर देगा। अमूमन इस तरीके की जो बातचीत होती है दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में या दो हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में जो बातचीत होती है बड़ी गोपनीय होती है और वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत होती है। उसमें जो बातें कही जाती है उसको पब्लिकली नहीं उसका विवरण दिया जाता है और बाद में दोनों देशों की या दोनों राष्ट्राध्यक्षों की समझ के आधार पर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है जिसके आधार पर जो जानकारी देनी होती जितनी जरूरी होती सिर्फ उतनी ही दी जाती है। लेकिन ट्रंप का एक तरफा यह कहना कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का जो खरीदना अब बंद कर देगा, ऐसा वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही एक तरीके से ह्यूमिलिएटिंग है, एक तरीके से उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है।
उसके जवाब में भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया था। तो ये सारी जो घटनाक्रम है वो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं डर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, वो बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना करने से। कब तक बचेंगे फिर? कब तक बचेंगे तो कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अजीबोगरीब विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं नरेंद्र मोदी माई ग्रेट फ्रेंड, माई ग्रेट फ्रेंड, माई ग्रेट फ्रेंड, मतलब वो जताने की कोशिश करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कितने बड़े मेरे दोस्त हैं, साथ ही वो कहते हैं बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है और इतने दिनों से भारत के ऊपर वो इस वक्त प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और दूसरी तरफ वो उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट तौर पर कहती है कि वो किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप अपने मामलों में बर्दाश्त नहीं करते हैं या वो किसी दूसरे देश के दबाव में कोई काम करते हैं। लेकिन ट्रंप लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो सीजफायर हुआ था, कि दरअसल उनकी दखलंदाजी की वजह से या थर्ड पार्टी की दखलंदाजी की वजह से भारत और पाकिस्तान में सीजफायर हुआ था। उसके बाद वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से भारत जो है वो अमेरिका के दबाव में झुककर रूस से अब तेल लेना बंद करने वाला है। तो इस संदर्भ में ये सारी जो बातें हो रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही तकलीफदेह स्थिति पैदा कर रही है, उनके लिए बहुत ही परेशानी पैदा कर रही है, और इसी वजह से विपक्ष को लगातार उनके ऊपर हमला करने का मौका मिल रहा है। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ये सारी बातें जानबूझकर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चीज के लिए सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये उनके स्वभावगत कमजोरी है कि वो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बर्ताव करते हैं वैसे जेलेंस्की के साथ बर्ताव करते हैं, वैसे वो पुतिन के साथ बर्ताव करते हैं, वैसे वो चीन को भी हड़काने की कोशिश करते हैं, वैसे तमाम देशों के, अभी जैसे आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति वहां गए थे, प्रधानमंत्री वहां पे गए थे और उनके एम्बेसडर को लेकर जिस तरीके की बातें उन्होंने की है, तो क्या ये उनके स्वभावगत कमजोरी है या स्वभावगत या उनके खास शैली है जिसको उन्होंने अपने डिप्लोमेसी का बड़ा हथियार बना रखा है, या जानबूझ के भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं, या वो है? ये थोड़ा सा अमेरिका से रिसर्च का विषय है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये बात हमारे और आपके गले इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि हमें और इस देश को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये बताने की कोशिश की कि कैसे वो ट्रंप और वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनके लिए उन्होंने तो जाके वोट भी मांगने की कोशिश की थी। तो उस संदर्भ अगर हम देखेंगे तो ये जरूर उनके लिए तकलीफदेह है और जरूर वो निश्चित तौर पर ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रेड डील के बाद अगर भारत यानी कि मोदी सरकार झुकी, जो ट्रंप कहते हैं, और अगर एक सिलसिला होता कभी तो खत्म करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ट्रंप तो झुकेंगे ऐसा कहना भी मुश्किल है, और क्या भारत झुकेगा वो कहना भी मुश्किल है, तो क्या ट्रेड डील में कुछ होगा? देखिए, जो भारत के ऊपर इस वक्त अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा जो है वो टैरिफ लगा हुआ है ब्राजील के साथ, 50% का टैरिफ, 25% का टैरिफ तो वैसे। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया किस तरह एक बार फिर परवीन स्वानी ने तेल का मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये जंग पाकिस्तान जीता था। कई बड़े बड़े ताकतवर मुल्क इस टाइम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्यों? आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।